हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं डायमेंशन एनालिसिस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आया हूँ, सिलेक्टिव एमसीक्यूज लेके आया हूँ जो जेई मेंस और नीट में पूछे गए हैं। आपको ये लेक्चर में जाने से पहले आपको मेरा डायमेंशन लेक्चर नंबर 1, डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2 और डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3 और डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4 वो आपको स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप इस लेक्चर में कंफर्टेबल हो पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। बच्चों, जेई मेंस को पहले एआईट्रिपल कहा जाता था। 2002 में जो क्वेश्चन आया इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं आज का। आइडेंटिफाई द पेयर whose dimensions are equal. Number 1, talk and work. Number 2, stress and energy. Number 3, force and stress. And number 4, force and work. तो बच्चों, हमने यहां से वो पेयर सेलेक्ट करना है जिनके डायमेंशंस बराबर होंगे। अब टॉक का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वर्क का भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से तो क्लियर कट मेंशन है कि यही वो पेयर होगा जिसके डायमेंशन बराबर है, क्योंकि ये भी फोर्स इनटू डिस्टेंस बन रहा है, ये भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बन रहा है विच इज सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस। तो ये वो पेयर होगा जिसके डायमेंशन बराबर है। यहां पे आप बाकी भी चेक कर सकते हो। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। एनर्जी क्या होती थी? एनर्जी वही होता है जो वर्क होता है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स बाय एरिया, यहाँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो डायमेंशन बराबर नहीं हो सकते इसके। फोर्स बाय स्ट्रेस नहीं हो सकता, फोर्स यहां है और स्ट्रेस का फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? स्ट्रेस इनटू एरिया, और स्ट्रेस का क्या है? ये डिफरेंट है, मतलब ये भी नहीं हो पाएगा। और फोर्स और वर्क तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि फोर्स यहां है और वर्क यहां है, तो ये तो इनके डायमेंशन सेम नहीं होंगे। ठीक है ना बच्चों? तो यही वो पेयर है जिसका डायमेंशन बराबर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। आपने इस न्यूमेरिकल को पहले देखना नहीं है, आपने अपने से वीडियो को हॉल्ट करके पहले अपना ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है अलग से, और उसके बाद आंसर टैली करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब इसी में एआईट्रिपल का जो 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है वो डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें देगा। द फिजिकल क्वांटिटीज not having the same dimensions are: number 1, torque and work; number 2, momentum and Planck constant; number 3, stress and Young modulus; and number 4, speed and mu naught E naught minus 1/2। mu naught E naught minus 1/2। हमें बताना है इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जिसके डायमेंशन सेम नहीं है। टॉक और वर्क के तो डायमेंशन सेम होते हैं, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब आप एक दिमाग में बात डाल लें, दो फॉर्मूले यहां से सीख लें कि एंगुलर मोमेंटम जिसको मैं एल से नोट करता हूं उसका, और प्लैंक कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशन। ये आप लर्न कर लें। ये फैक्ट आपको काफी ज्यादा कंपटीशन में यूज होता है, काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बात बार बार रिपीट होती है। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है।
ठीक है, लेकिन यहां तो एंगुलर मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम है, डिफरेंस है। एल एंगुलर मोमेंटम होता है, पी आपका, ये आपका एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों, और पी आपका मोमेंटम होता है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, ठीक है, और p का फॉर्मूला होता है mv, और h का फॉर्मूला होता है, प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है E बाय एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे जल्दी से, m का m है मास, वेलोसिटी का क्या होगा LT-1, r लेंथ है, तो ये बनेगा mL2T-1। डायमेंशन फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का बन गया। मोमेंटम का क्या बनेगा, ये बनेगा mLT-1, mLT-1, ये बन गया आपका मोमेंटम का। अब h का क्या बनेगा, एनर्जी का क्या होगा mL2T-2, फ्रीक्वेंसी का होगा T-1, तो ये आ गया बच्चों mL2T-1, -2 + 1 -1। तो मैंने आपको बताया एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट सेम होता है, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट सेम डायमेंशन होता है, लेकिन लीनियर मोमेंटम, इस पी को कहते हैं लीनियर मोमेंटम, और ये होता है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं होता है, तो मतलब हमें वो क्वांटिटी देखी थी जिसका डायमेंशन सेम नहीं हो, इसका मतलब ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है कि ये इनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं होता। इसके लिए आपको ये लर्न रखना पड़ेगा बच्चों, इसको लर्न कर लो, एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। लेकिन ये तो चलो इसके लिए आ गया, अब स्ट्रेस और यंग मॉडल्स की बात कर लेते हैं, और स्पीड और म्यू नॉट ई नॉट की बात भी करेंगे। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते बच्चों। आंसर तो पता चल गया, आंसर तो हमें पता चल गया। अब स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता था, स्ट्रेस होता था फोर्स बाय एरिया। अब यंग मॉडल्स क्या होता था, यंग मॉडल्स होता था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। बच्चों यंग मॉडल्स को हम वाई से नोट करते हैं, यंग मॉडल्स को हम वाई से नोट करते हैं, होता था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस होगा फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो मतलब अगर इसका कोई डायमेंशन नहीं है तो उसका यंग मॉडल्स का डायमेंशन वही होगा जो स्ट्रेस का होगा। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो यंग मॉडल्स का वही डायमेंशन होगा जो स्ट्रेस का, इसका यंग मॉडल्स और स्ट्रेस का भी सेम डायमेंशन है। तो बच्चों ये जो स्पीड है और म्यू नॉट ई नॉट का भी डायमेंशन सेम होता है, लेकिन उससे पहले ये सेम कैसे होता है इसके लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, ये मुझे आपको वेरीफाई करके बताना पड़ेगा कि स्पीड और म्यू नॉट ई नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। तो उसके लिए मुझे इस म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा और ई नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ये आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन होगी जिसको आपने स्टोर करना है, और कैसे निकालना है वो भी आपने समझना है। इस पार्ट, ये वाला पार्ट में काफी कुछ सिखाने वाला है। तो सबसे पहले हम ई नॉट की बात करते हैं। ई नॉट क्या है, ई नॉट होता है बच्चों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी हमने निकालना सीखना है। हमें पता है कि किसी भी दो चार्ज के बीच में फोर्स क्या होती है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहां पे वैल्यू आती है 1/4 पाई ई नॉट। तो यही ई नॉट का मुझे डायमेंशन, ये कोई भी दो चार्ज हैं Q1 और Q2 नाम के, उनके बीच में दूरी r है बच्चों। तो इनके बीच में अगर मीडियम हवा है, इन दोनों चार्ज के में मीडियम एयर है, तो उसके बीच में जो फोर्स होगा, इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी F = 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी मुझे ये ई नॉट की डायमेंशन निकालना है, तो ई नॉट का डायमेंशन आएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू एफ। चलो इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं क्या बनेगा। अब चार्ज, चार्ज होता है करंट इंटू टाइम AT, दूसरा चार्ज उसका भी AT आएगा, क्योंकि करंट होता है चार्ज बाय टाइम। बच्चों करंट होता है चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज क्या होगा करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम, आर स्क्वायर डिस्टेंस है, एल स्क्वायर आ जाएगा डायमेंशन में इसका। 4 पाई तो एक वैल्यू है, नंबर है, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। फोर्स का क्या होगा
एम एल टी माइनस टू। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, एम माइनस वन एल कितना आ गया, एल आ गया -3, टी कितना आ गया 4, ए कितना आ गया 2। तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला बना किसका, ई नॉट का, एम -1 एल -3 टी रेस्ट पावर 4 ए रेस्ट पावर 2। तो बच्चों ये ई नॉट का, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। अब ये आप अलग से लिख लें, ई नॉट की वैल्यू आ गई आपकी m-1 l-3 t4 a2। ठीक है बच्चों, अब दूसरा स्टेप है, हम सब बी निकालते हैं। पहले बी मैंने आपको कहा था मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकालना सीख लें। ये मैंने आपको बताया था, फोर्स होता है BIL, बिल। ये फोर्स है ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, तो बच्चों उस पर फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड होता है BIL। बी आपका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, ये भी ध्यान रखें। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। आई करंट है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो यहां से बी निकल जाएगा, बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा FIL। एफ का क्या है बच्चों, MLT-2, आई का करंट है, ए एल का, ये तो लेंथ है, इसका तो एल ही आएगा, ये कट गया, ये आ गया M1T-2 A-1। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया बी का, M1 A-1 T-2। तो ये भी हम स्टोर कर लेते हैं, बी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ये आ गया M1 T-2 A-1। हो सकता है किसी और न्यूमेरिकल में कहीं यूज हो जाए, तब दोबारा निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये भी हमें पता है। अब मैं आपको म्यू नॉट के बारे में बता रहा हूं। म्यू नॉट होता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला क्लास 10th में हमने पढ़ा तो नहीं, लेकिन इसकी थ्योरी पढ़ी थी क्लास 10th में। ये बच्चों मैंने आपको क्या बना दिया, सॉलिनॉइड बना दिया। ये आपका कोई सॉलिनॉइड है, जब इस सॉलिनॉइड में करंट चलेगा, ये कार्डबोर्ड है जिसके आसपास आपने इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड अप किया है, तो ये पैटर्न जो बन गया सॉलिनॉइड बन गया। अब जब करंट चलेगा तो बीच में क्या बनेगा इसका, यहां पे बीच में बनती है मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बनेगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। आपने पढ़ा है क्लास 10 में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और ये कैसे बनती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है इसके अंदर। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी वैल्यू कितनी होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। हमें इस म्यू नॉट से कंसर्न है, जिसको परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। अब ये अंदर हमने क्या लिया है, एयर लिए मान लो, इस कार्डबोर्ड के अंदर कुछ नहीं है, हवा है, तो तब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी म्यू नॉट एन आई। तो वही म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब एयर पे, वैक्यूम। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम बोले, या फिर हम वैक्यूम को ही अप्रोक्सीमेशन में एयर का दर्जा देते हैं। तो फ्री स्पेस बोले, एयर ले लें, एक ही बात है, यहाँ पे वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं आता। अब म्यू नॉट की हमने डायमेंशन निकालना है। सबसे पहले इस एन को समझ लें, एन क्या है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। अब इस एन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर, इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्न्स इन 1 मीटर, टर्न्स इन 1 मीटर। अब म्यू नॉट होगा, म्यू नॉट का बना डायमेंशन फॉर्मूला B/NI। बी का तो मैं निकाल के बताया आपको, क्या होता है, M1T-2 A-1। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब इसका आएगा, ऊपर टर्न्स है, नीचे क्या है, लेंथ है, तो ये आएगा, टर्न्स तो नंबर होगा ना बच्चों, 10 टर्न 15 टर्न, वो तो एक नंबर है। नीचे लेंथ में आएगा L, ये आ गया L-1। तो N का आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया L-1, I आ गया A।
ठीक है, तो इस म्यू नॉट का आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, इस म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, m1 a minus 2 t minus 2 l, m1 t minus 2 a minus 2 l, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट का। ये भी अलग से रख लो, म्यू नॉट ये बन गया m1 a minus 2 t minus 2 l। बच्चों अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं डिस्कस कर रहा था, जो 2003 AITREE में आया है, उसका लास्ट ऑप्शन था स्पीड और म्यू नॉट ई नॉट माइनस 1/2 के डायमेंशन सेम होंगे। ठीक है, तो अब म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने निकाल दिया, ई नॉट का निकाल दिया। अब स्पीड का क्या होगा, इसका तो होता है LT माइनस 1, अब इसका भी सेम आना चाहिए। म्यू नॉट का क्या है, m1 a माइनस 2 t माइनस 2 l इंटू ई नॉट का क्या आएगा, ई नॉट का आया m माइनस 1 l माइनस 3 t 4 a स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, t कितने आ गए, t आ गए 2, l कितने आ गए -2 माइनस 1/2। ठीक है, आप ये माइनस अंदर ले लें, ये क्या आ गया t माइनस 2 l2 1/2। अब आप 2 को बाहर ले जाएं, जब 2 बाहर जाएगा ये आ गया t माइनस 1 l1 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया LT माइनस 1, LT माइनस 1, जो कि आपका सेम डायमेंशन है स्पीड का। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब स्पीड और म्यू नॉट ई नॉट माइनस 1/2 का डायमेंशन सेम होता है बच्चों, जो कि मैंने आपको निकाल के बताया। और बच्चों आपको कंपटीशन में तो इतना टाइम नहीं लगाना है, ये सारी चीजें आपने पहले से वर्कआउट करनी है, वहां तो आपने ऑन स्पॉट अपने रिजल्ट्स को पुट अप करना है, जो आपने अपनी मेहनत से पहले से सीखे होंगे। तो इसका मतलब यहां से हमने एक फॉर्मूला और सीख लिया कि जो C होता है वो होता है 1/μ0 E0 का स्क्वायर, क्योंकि इसी से ये फॉर्मूला बन रहा है कि जो C होगा वो होगा 1/√μ0 E0, यहीं से बन रहा है जो C होगा वो होगा 1/μ0 E0 1/2, और जब ये ऊपर जाएगा ये आएगा μ0 E0 माइनस 1/2। तो बच्चों ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपने लर्न रखना है। हमने वही कहा जो स्पीड है और μ0 E0 माइनस 1/2। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हम क्लास 12 में पढ़ेंगे तो वहां पे ये फॉर्मूला यूज होता है। और सी का यहाँ पे स्पीड ऑफ EM वेव बोले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले, या फिर स्पीड ऑफ लाइट बोले। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वही स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है, जो कि 3 × 10⁸ होती है। तो इसकी जो सी की वैल्यू 1/μ0 E0 की वैल्यू के बराबर भी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने लर्न रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2003 में ही पूछा गया है AITREE में, कि जो डायमेंशन होंगे 1/μ0 E0 के, whose symbols have their usual meaning, क्या होगा L-1T, बी ऑप्शन है L-2 T2, तीसरा ऑप्शन है L² T-2, और चौथा ऑप्शन है LT-1। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप हॉल्ट करके इसको पहले सॉल्व करें अपने लेवल पे। अभी मैंने आपको बताया कि जो 1/μ² है
आपके माइंड में आएगा कि जो 1/μ0 E² का डायमेंशन फॉर्मूला है वही किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, C² का। अब C का क्या होता है, ये होता है LT-1 का स्क्वायर करना है, ये क्या आ गया L2T-2। तो इसका मतलब 1/μ0 E0 का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा L2T-2। कहां पे, ये है ऑप्शन L2T-2। आपने ये फॉर्मूला भी लर्न करना बच्चों, ये आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वैलिड फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला की हेल्प से आप ये वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपने ये नहीं करना कि μ0 और E0 की डायमेंशन डालने हैं फिर सॉल्व करके यही आएगा, इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करना है, आपको सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है। ये आज के लेक्चर में हमने 4 रिजल्ट्स और लर्न किए नहीं। दो 2004 में जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग represent correct dimensions of coefficient of viscosity। और coefficient of viscosity हम ये नोटेशन डिनोट करते हैं, ये आ गया ML-T-1 ML-1T-1 M²LT-1 M-1LT-1। तो बच्चों मैंने जब आपको डायमेंशन का लेक्चर नंबर 1 बताया था, डायमेंशन का जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 बताया था, मैंने उसमें कहा था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला लर्न कर लें। देखो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, F = NA/dV/dr। ये था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या होता था, विस्कस फोर्स, मतलब फोर्स है ये क्या है, एरिया, ये क्या है, वेलोसिटी चेंज, और ये क्या था, डिस्टेंस। तो हमें फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला भी पता है, एरिया का पता है, वेलोसिटी का पता है, डिस्टेंस का पता है। तो आपका एम का आएगा ML-1T-1। अब जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो इसका ऑप्शन आएगा ML-1T-। आप इसको सॉल्व चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप ये फॉर्मूला लर्न रखें आप, ML-1T-1, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, ये 2002 IIT में पूछा गया क्वेश्चन है, बोलता है द डायमेंशन ऑफ हाफ E0 क्या है, ML-T-1 ML²T-2 ML-1T-2 या फिर ML²T-1। इसमें से आपने ऑप्शन बताना है। तो बच्चों यहां पे E जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है क्वेश्चन में, हमें बताया कि जो E है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया था डायमेंशन के लेक्चर नंबर 1 में। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बाय चार्ज। क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज, और फोर्स होता है ML-T-2, और चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। करंट का आ गया A और टाइम का आ गया T। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बन गया, आपका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ML-T-3A-1। ML-T यहां 1 है ना बच्चों,
1 ऊपर जाएगा, -3 हो जाएगा, और a -1 ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब यहाँ पे चेक करें इसका डायमेंशन क्या बनेगा। 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, E नॉट का मैंने डायमेंशन निकालना बता दिया। ये क्या होगा, m -1 L -3 T 4a² इंटू E का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करते जाओ, m² L² T -6 T -2। ठीक है बच्चों, m आपका कितना बचा, m कैंसिल होगा, ठीक है, m आपका जब कैंसिल होगा, और बच्चों यहाँ a है, ये ठीक है, ये a है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों आपका फोर्स बाय चार्ज, ठीक है, और फोर्स होता है mL T-2, और चार्ज कितना आ गया, चार्ज हो गया करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो ये आ गया mL T-3a-1। तो यहाँ पे जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा m² L² T-6 a-2 बनेगा, ठीक है बच्चों, a-2 बनेगा। तो ये यहाँ पे मैंने शायद गलती कर दी थी, m2 L2 T-6 a-2, ठीक है। ये a तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। m कितना बचा, m बचा सिंगल m, यहां तो सारे सिंगल m है। अब l देखते हैं, l कितना बचा, ये l बचा है -1, ठीक है। आप इसको काटेंगे, l कितना बचेगा, -1 तो इसी में है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। अब t का भी चेक कर ले, t यहाँ 4 है, t -6 है, तो ये आ गया t-2, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों यहाँ पे 1/2 E0 आपका आएगा mL-1 T-2, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन इसी के साथ आपने एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो टर्म होती है इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी बाय वॉल्यूम। और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mL T-2, और वॉल्यूम का होता है L3। एनर्जी का होता है mL2 T-2, एनर्जी और वर्क का सेम होता है mL2 T-2, और वॉल्यूम होता है L3। ये L कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। ये आ गया m, L ऊपर जाएगा, -1 T-2, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए 1/2 E0 कैपिटल E स्क्वायर क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होती है बच्चों, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो आपको ये इस E0 की वैल्यू कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को इस ढंग से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सन 2008 में पूछा गया है, द डायमेंशंस ऑफ magnetic field in M, L, T and C is given by, यहां पे C ना चार्ज को रिप्रेजेंट किया है C से, जैसे मास को रिप्रेजेंट किया M से, लेंथ को L से, टाइम को T से, यहाँ C चार्ज का रिप्रेजेंटेशन है। ऑप्शन है mL T-1 C-1, m T-1 C-1, m T2 C-2, या लास्ट ऑप्शन है m T-2 C-1, ये ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड होता है B, और B के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बिल का, BIL, फोर्स होता है बिल के बराबर, ये आ गया F/IL। अब यहां पे आंसर को हमने M, T और A में नहीं लाना है, M में लाना है, L में लाना है, T में लाना है और C में लाना है, मतलब A में नहीं लाना।
ए में से आपका फंडामेंटल करंट, आपका फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल नहीं है लेकिन वो कह रहा है चार्ज में लाना है आंसर, तो इसका मतलब करंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा चार्ज में। फोर्स में तो आएगा mL-T-2, करंट आ गया आपका चार्ज बाय टाइम, टाइम नीचे आएगा इनटू एल, ये एल एल तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आ गया, ये टी ऊपर चल जाएगा, m-T-2 इंटू टी और C-1, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो C-1 किस किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है। T-1 किस में है, यहाँ दोनों को कंबाइन करोगे T-1 आ जाएगा ना, ये T-1 आ गया, तो यही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन गया। तो ये आपका क्वेश्चन था। बच्चों हमें पता है करंट हमारा फंडामेंटल है, चार्ज नहीं है, लेकिन इसमें उसने बोला था कि आपने क्वेश्चन में करंट में नहीं रखना, चार्ज में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए मैंने करंट को चार्ज में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट आपका है 2013 का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था ये। E नॉट आपकी परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, और पूछा है द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ E। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो बच्चों मैं चारों ऑप्शन नहीं लिख रहा यहाँ पे, हमें पता है करेक्ट ऑप्शन ये है, और मैंने E नॉट की वैल्यू निकालना बताई है m-1L-3T4a², तो आपने इसी को टिक मारना है। और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/4 E नॉट Q1 Q2/r²। फोर्स का हमें पता है डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, चार्ज का निकालना आता है करंट इंटू टाइम, A इंटू टी L², तो यहां से आप E नॉट निकाल सकते हो। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन था, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं बाकी ऑप्शन नहीं लिख रहा, करेक्ट ऑप्शन ही लिख रहा हूं। दो 2005 में क्वेश्चन जो आया था, क्वेश्चन था आउट ऑफ फॉलिंग पेयर which one does not have identical dimension? Number 1 impulse and momentum, दूसरा है angular momentum and Planck constant, तीसरा है वर्क एंड टॉर्क, और चौथा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया MOI एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। हमें बताना है इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जिनके डायमेंशन सेम नहीं है, doesn't have identical dimension, सेम डायमेंशन नहीं है, हमें ये निकालना। तो बच्चों इम्पल्स ये तो मैंने आपको लर्न करवा दी है, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट के सेम डायमेंशन होते हैं, ये आपने लर्न रखना है। और वर्क और टॉर्क भी हमें पता है सेम वर्क होता है, फोर्स इंटू टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, ये भी सेम होते हैं। अब लड़ाई इन दोनों में है, तो आपको इनमें से जिसका फॉर्मूला आता है, जैसे इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा mL-T-2 इंटू टी, क्या आ गया mL-T-1। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होगा L-T-1, तो इसके भी सेम आ गए, ये भी सेम है। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए, क्योंकि हमें वो ऑप्शन निकालना था जिनका डायमेंशन सेम नहीं है। इन तीनों में तो डायमेंशन आपके सेम आ रहे हैं। इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, तो जब मैंने फोर्स इंटू टाइम को देखा वो तो मोमेंटम का ही है।
हाँ, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। और बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स आप लिए कई टाइम आ गई, मोमेंट ऑफ फोर्स आपका टॉर्क ही होता है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, और ये होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ये होगा एम एल स्क्वायर, और फोर्स इंटू डिस्टेंस में आएगा एम एल टी माइनस टू इंटू एल। तो इसमें टी आ रहा है, जब इसमें टी नहीं है, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स ही टॉर्क होता है बच्चों। मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क होता है, ध्यान रखें, ये मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन मोशन पढ़ेंगे हम, ये होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये एम एल स्क्वायर है, ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इसका मतलब ये आपका करेक्ट ऑप्शन है जिसमें डायमेंशन फॉर्मूला आइडेंटिकल नहीं है। ये सीबीएसई पीएमटी का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है। कहता है द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब in a system of units in which unit of length is 10 centimeter, unit of mass is 100 gram, the value of density will be, पहला ऑप्शन है 400, 0.04, 0.4, 40। ये क्वेश्चन है आपका बच्चों। इसके लिए आपको मेरा डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4 देखना पड़ेगा, डायमेंशन का लेक्चर 4 देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि डायमेंशन की हेल्प से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपके दो सिस्टम है, एक सीजे सिस्टम है और एक कोई अपने से ही बनाया हुआ सिस्टम है ना। तो ये ऐसा ही है, ऐसा ही होता तो लेंथ क्या होता है 1 मीटर होता, तो यहाँ तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यूनिट ऑफ मास 100 ग्राम दिया हुआ है। हमें बतानी है कि इस यूनिट में वैल्यू डेंसिटी क्या होगी। इसके लिए आपको पता है दो सिस्टम होते हैं, हमें पता है दो सिस्टम बनाए गए यहाँ पे, एक सीजीएस ले रहा है और एक ले रहा है कोई न्यू सिस्टम है, अपने से बनाया सिस्टम है, इसने न्यू सिस्टम है मान रहा है उसको। और सीजीएस सिस्टम में मास क्या होता है 1 ग्राम होता है, लेंथ क्या होती है 1 सेंटीमीटर होती है। इस सिस्टम में जो ये नया सिस्टम ले रहा है, इसमें यूनिट ऑफ लेंथ क्या ले रहा है, मतलब नए सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ ले रहा है 10 सेंटीमीटर और यूनिट ऑफ मास क्या ले रहा है 100 ग्राम। और यहाँ पे सीजीएस में एन दिया हुआ हमें, N1 हमें दिया कितना 4। न्यू सिस्टम में हमें निकालना है N2 कितना होगा, नए सिस्टम में हमें बताना है क्या होगा। तो यहां पे अगर हम देखें डेंसिटी की बात करें और इसके बाद हमें क्या निकालना होता है एबीसी निकालना होता है इस फॉर्मूले में। और वो कैसे निकला है डेंसिटी पे, डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, मास m आ गया, वॉल्यूम कितना आ गया L-3। ठीक है, तो बच्चों इसमें T आपका 0 है, तो आपका A कितना आ गया, A आ गया, E होता है पावर ऑफ M1, B कितना आ गया पावर ऑफ L-3 आ गया और C कितना आ गया 0 आ गया। तो आप फॉर्मूला पता है, हमें पता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता था N1 M1A L1B, T1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें टाइम है ही नहीं, N2 M2A L2B। हमें N2 निकालना है, ये कितना होगा। इस सिस्टम में डेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, अगर डेंसिटी की वैल्यू सीजीएस में 4 है तो ये नए सिस्टम में डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी वही निकालना है। तो N2 क्या आ गया आपका N1 M1 by M2A L1 by L2B।
N1 कितना दिए बच्चों 4, M1 कितना दिए 1 ग्राम बाय 100 ग्राम, ए की पावर कितनी है 1, L1 कितना दिया 1 सेंटीमीटर, L2 कितना दिया 10 सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी है -3। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 4 इंटू 1/100 रेज़ टू पावर 1 है, ये आ गया 1/10 रेज़ टू पावर -3, ये आ गया 4 इंटू 1/100 10 रेज़ टू पावर 3 ऊपर जाएगा, क्या आएगा ये 1000, ये 2 0 कट गए, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, N2 की वैल्यू आ गई आपकी 40। तो बच्चों इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, हाँ इसका जो डी ऑप्शन था वो करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका डी है। ठीक है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर आपका डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। इन न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको डायमेंशंस के लेक्चर बड़े थॉरली स्टडी करने, तभी जाके आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो पाएंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2 बार, 2001 में और 2007 में भी पूछा गया क्वेश्चन। पूछा है which of the following pairs does not have same dimension। पहला है स्ट्रेस एंड प्रेशर, दूसरा है एंगल एंड स्ट्रेन, तीसरा है टेंशन एंड सरफेस टेंशन, और चौथा है बच्चों प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। देखो ये बार बार तंग कर रहा है आपको, प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम, मैंने कहा था इनके डायमेंशन सेम होते हैं, इसमें तो सेम डायमेंशन होते हैं हमें पता है, लेकिन हमें पूछा है किसके डायमेंशन सेम नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। एंगल और स्ट्रेन के भी सेम होंगे, क्योंकि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, थीटा होता था L/R, बताया था मैंने, थीटा होता है L/R, लेंथ बाय लेंथ, कोई डायमेंशन, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता बच्चों, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन, स्ट्रेस का होता है, स्ट्रेन का नहीं होता, इसका मतलब एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं है, स्ट्रेन का भी कोई डायमेंशन, ये भी डायमेंशनलेस है, M0 L0 T0, तो ये भी सेम डायमेंशन था आगे। स्ट्रेस और प्रेशर, स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला था फोर्स बाय एरिया, प्रेशर का भी क्या होता है फोर्स बाय एरिया, तो ये भी सेम, तो एक ही ऑप्शन बचा ये, टेंशन और सरफेस टेंशन। टेंशन का क्या होता है बच्चों, टेंशन इज अ सॉर्ट ऑफ फोर्स, कौन सी फोर्स होती है मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है टेंशन। जब मैंने आपको फंडामेंटल फोर्सेस बताए थे फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में कि फोर्सेस को किस किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया, वहां पे मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक कैटेगरी होती है जिसमें टेंशन आती है, टेंशन एक तरह की फोर्स होती है। और सरफेस टेंशन क्या होता है, ये होता है बच्चों फोर्स बाय लेंथ, तो ये तो फोर्स बाय लेंथ है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, ये टेंशन है, फोर्स है, ये फोर्स बाय लेंथ है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है जिनका डायमेंशन सेम नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये एम्स में पूछा गया है 2018 में, व्हाट आर द, इस क्वेश्चन करने के लिए आपको मेरा डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2 समझना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बताया है। इसके लिए आपको डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2 पता होना चाहिए। A by B in the relation F equals to A root x plus B t square, where F
is force, x is distance and t is टाइम। तो बच्चों हमें a बाई बी का डायमेंशन निकालना है, तो हमें a और b का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था हमेशा दो लाइक टर्म्स, अगर ये टर्म और ये टर्म ऐड हो रही हैं और ये बन रही हैं, तो इन तीनों का डायमेंशन सेम होगा। लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो लेंथ बनेगी 2 मीटर प्लस 3 मीटर 5 मीटर। दो चीजें अगर ऐड होगी तो इनका डायमेंशन सेम होगा, और उन दोनों का जो एडिशन आएगा उसका जो रिजल्ट बनेगा उसका डायमेंशन भी सेम होगा। मतलब फोर्स का डायमेंशन इसके बराबर है, फोर्स का डायमेंशन इसके बराबर भी है, तो इसका मतलब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 किसके बराबर है, ए रूट एक्स के, और एक्स क्या है, डिस्टेंस, मतलब एल का 1/2 ले लो। तो यहां से ए आ गया एम एल टी माइनस 2। बच्चों इसके ऑप्शन लिख लो क्या क्या है। इसके ऑप्शन है एम एल टू टी माइनस 2, L minus 1/2 T2, L minus 1/2 T minus 1 और L T minus 2। बच्चों आप इस वीडियो को हॉल्ड करके इसको पहले सॉल्व करें अपने लेवल पे और बाद में इसका आंसर टैली कर लें। यहाँ A कितना आएगा, एम एल टी माइनस 2 बाय L 1/2, तो ये आ गया आपका एम एल, यहाँ पावर 1 है, 1 माइनस 1 तो ये आ गया 1/2 T माइनस, ये A का डायमेंशन आ गया। ठीक है बच्चों, अब वैसे हमें बी का निकालना है। अब बी टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो भी फोर्स का होगा, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 फोर्स होता है, तो यहाँ पे बी आ गया एम एल टी माइनस 2 बाय टी स्क्वायर, ये ऊपर आएगा, ये आ गया एम एल टी माइनस 4। तो ए का ये आ गया, बी का ये आ गया। हमें किसका निकालना है, ए बाई बी का निकालना है बच्चों। अब ए बाई बी का क्या आएगा, ए का लिख लें आप एम एल 1/2 टी माइनस 2, बी का क्या आ गया एम एल टी माइनस 4, एम एम कैंसिल हो गया, मतलब ये तो नहीं हो सकता, एल की पावर क्या आएगी -1/2, मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब टी -2 + 4 मतलब 2, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये भी गलत है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका डायमेंशन का ए बाई बी का डायमेंशन निकाल दिया हमने। इसमें हमने जो प्रॉपर्टी यूज की वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसको मैंने लेक्चर नंबर 2 में डिटेल में डिस्कस किया बच्चों। यहाँ पे सीबीएसई पीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है 93 में, हमें दिया है P = P0 minus alpha t square where alpha is a constant and t is time। हमें कोई रिलेशन दिया है P = P0 exponential minus alpha t square where alpha is a constant t is time। पूछा है the constant alpha is, पहला ऑप्शन दिया है डायमेंशनलेस, दूसरा ऑप्शन दिया है हैज डायमेंशन, तीसरा ऑप्शन दिया है हैज डायमेंशन टी स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन दिया है हैज डायमेंशन ऑफ पी। यहां पे बोला है इस अल्फा के डायमेंशन वही होंगे जो इस पी के होंगे। चलो देखते हैं बच्चों, ये जो आपको दिया है एक्सप्रेशन, इसी को लिखा जा सकता है, ये ई एक्स पी का मतलब हो गया ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने आपको कहा था फंक्शन जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, इनवर्स फंक्शन होता है, लॉग फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें मैंने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बताया था, आई लेट ई, ये पावर है बेसिकली, पावर में आ गया -α t स्क्वायर। ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका इसकी पावर में चल जाएगा। और ई की पावर में जो भी होगा बच्चों, ई की पावर में कुछ भी लिखा हो तो ये एक रियल नंबर होता है। क्या होता है ये, रियल नंबर। आप ध्यान दें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि ई रेस्ट फॉर समथिंग अगर कुछ भी होगा तो वो समथिंग हमेशा एक रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये रियल नंबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अल्फा टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा m0 l0 t0, क्योंकि रियल नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है।
रियल नंबर कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, और हमने अल्फा का निकालना था। अल्फा का आ गया m0 l0 t0 बाय नीचे t आ गया, t टाइम है आपका, गिवन है यहाँ पे। जब t ऊपर जाएगा तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा कि जो अल्फा के डायमेंशन होंगे किसके होंगे, t-2 के। क्या होंगे, t-2 के होंगे बच्चे। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपने बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, e रेज़ टू पावर कुछ भी हो उसको रियल नंबर होगा, यहाँ पावर में हमेशा रियल नंबर आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप मैथ्स में 11th में फंक्शन में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है e के ऊपर कोई भी नंबर हो वो हमेशा एक रियल नंबर होगा, ठीक है। और रियल नंबर कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे अगर मैं बोलूं 2 का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m0 l0 t0, तो मैंने उसी बेस पे अल्फा की वैल्यू निकाल दी। बच्चों ये सीबीएसई पीएमटी 95 में पूछा गया क्वेश्चन है, which of the following is a dimensional constant? डायमेंशनल कांस्टेंट यहां दिया है रिलेटिव डेंसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और चौथा दिया है पॉइसन रेशियो। ठीक बच्चों, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, एक दिया है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है। डायमेंशनल कांस्टेंट ऐसा एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट विच हैज डायमेंशन। जैसे प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशंस होते हैं। प्लैंक कांस्टेंट हो गया, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसका डायमेंशन होता है। डायमेंशनल कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट होता है जिसका डायमेंशन होता है। तो अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मुझे पता है इसका आंसर है ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ 2 डेंसिटीज। ये क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ मटीरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहां पे तो डायमेंशन नहीं आएगा, मतलब ये कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन लेस है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऊपर भी स्पीड वैक्यूम की, नीचे स्पीड मीडियम में लाइट की। यहां स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मैं यहां भी स्पीड बाय स्पीड की रेशियो, मतलब यहां भी डायमेंशन एग्जिस्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों एक कांस्टेंट होता है, हर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना अपना होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका मतलब वो डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं हुआ, वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट हुआ। पॉइसन रेशियो भी एक रेशियो होती है, किसकी, स्ट्रेन्स की। लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ऊपर भी स्ट्रेन होता है नीचे भी स्ट्रेन होता है। तो यहाँ भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, रिलेटिव डेंसिटी का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन होता है। तो बच्चों मैं यहां पे आपको समझा दूं कि इसका आंसर तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। वो क्या क्या है, एक होता है डायमेंशनल वेरिएबल, एक होता है डायमेंशनल कांस्टेंट, एक होता है डायमेंशनलेस वेरिएबल, एक होता है डायमेंशनलेस
कांस्टेंट। 4 कैटेगरी से, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन इस कैटेगरी का था, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो मैं बता दूं कैटेगरी 4 होती हैं। यहां पे वो क्वांटिटीज आती हैं जिनका डायमेंशन होता है और जो वेरी करती हैं, मतलब इनमें डायमेंशन भी एग्जिस्ट करेगा और जिसकी वैल्यू चेंज भी होगी। जैसे लेंथ का डायमेंशन एग्जिस्ट करता है और लेंथ की वैल्यू अलग अलग के लिए अलग अलग होती है, ये बार बार वैल्यू चेंज भी होती है। तो ये आपका डायमेंशन वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होगी। डायमेंशन कांस्टेंट कैपिटल जी, मतलब डायमेंशन है और कांस्टेंट वैल्यू भी है, ठीक है। और कैपिटल जी की वैल्यू भी फिक्स रहती है, मतलब डायमेंशन भी है। ये आपका डायमेंशनलेस वेरिएबल है, मतलब ऐसी चीज है जिसमें डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो डायमेंशन, लेकिन जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे वेरिएबल आ गए ये एंगल की अगर हम बात करें, एंगल की वैल्यू कोई फिक्स होती है क्या? नहीं, मतलब बार बार चेंज होती है। और एंगल का कोई डायमेंशन होता है? नहीं होता, m0l। तो एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों जिसको हम बोलेंगे डायमेंशनलेस वेरिएबल है। जैसे डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब ऐसी चीजें जिनका डायमेंशन भी एग्जिस्ट नहीं करता और जो कांस्टेंट भी है। जैसे पाई, इसकी वैल्यू क्या है? 22/7। इसकी वैल्यू चेंज होती है क्या पाई की? नहीं, कांस्टेंट है। और 22/7 का कोई डायमेंशन एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं बच्चों, वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड है, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे मास है, मास की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है और वेरिएबल है और डायमेंशन भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एरिया, ये सारे डायमेंशनल वेरिएबल है, सॉरी डायमेंशनल वेरिएबल है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जिसमें हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। लास्ट क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। सीबीएसई पीएमटी में आया है 90 में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन f of a mass m is suspended from a spring constant k। स्प्रिंग कांस्टेंट k होता है बच्चों फोर्स बाय लेंथ। स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब होता है फोर्स बाय लेंथ। स्प्रिंग कांस्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा फोर्स बाय लेंथ, जो सरफेस टेंशन का होता है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन अलग अलग चीजें हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन तो लिक्विड की प्रॉपर्टी, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूले में दोनों सेम बनेंगे। डायमेंशन कांस्टेंट k इज गिवन बाय, ये आपको गिवन नहीं है, ये फॉर्मूला आपको गिवन नहीं है, इज गिवन बाय रिलेशन f equals to amx ky, where a क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो जो वैल्यूज होंगी x एंड y आर, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू -1/2, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू -1/2, और डी ऑप्शन है x की वैल्यू -1/2। आपने इस वीडियो को हॉल्ट करके इसको सॉल्व करके थोड़ा देखना है, ठीक है। इसके लिए आप लेक्चर नंबर डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3 देखें, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे मैं दिया था फ्रीक्वेंसी किस किस पे डिपेंड कर रही है, m रेज टू पावर x और k रेज टू पावर y, ठीक है बच्चों। f फ्रीक्वेंसी है तो उसको डायमेंशन में चेंज कर लेते हैं। f फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है? t-1।
तो यहाँ पे कांस्टेंट का तो कोई इसको हम लिख सकते हैं ना, एफ इक्वल्स टू जो कांस्टेंट दिए इन्होंने ए एम एक्स के वाई, इसको नंबर 1 मान लो। ए तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा। मास का m है, मास दिए, m क्या दिए, मास दिए बच्चों, m मास है, रेस्ट पावर x आ गया। k क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन lt माइनस 2, ये फोर्स हो गया बाय लेंथ, ll कट गया, ये आ गया mt माइनस 2, ये आ गया आपका y, तो ये आ गया m x m y t माइनस 2y, तो ये आ गया m x प्लस y t माइनस 2 आ गया, तो ये आ गया m0 t माइनस 1। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कंपेयरिंग करके। ये आ गया x प्लस वाई आ गया 0 और माइनस 2y आ गया माइनस 1, तो y आ गया 1/2। तो y किस किस का 1/2 है, इसका भी y 1/2 है, यहाँ भी y, इन दोनों में से करेक्ट हो सकता है कुछ। अब जब आप y यहाँ पुट करोगे x कितना आएगा -1/2। अब -1/2 किसका, ये तो गलत हो गया, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, x और y की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। तो मैंने कोशिश की कुछ सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स करवाने की जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों इससे आपको कुछ नई लर्निंग पता चली आज हमें। एक इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये स्पीड ऑफ लाइट और म्यू नॉट और ई नॉट का रिलेशन पता चला आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना बताया, और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए। तो आप न्यूमेरिकल्स का तो कोई एंड नहीं है, आप अपने लेवल पे वो भी न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आएगा। थैंक यू बच्चों।